आज की इस क्लास में आज मैं आप लोगों को बहुपद वाले अध्याय के प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बहुपद वाले अध्याय के प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। तो हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया है वो क्या है? तो देखो पहला प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब इसे हल करने के कुछ नियम दिए हुए हैं। पहला नियम क्या हो सकता है? पहला नियम ये है कि इनके जो पहला पद और तीसरा पद को कभी भी आपको नहीं छूना है। मतलब ये पहला पद जो है वो एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ पे दिया है तो जैसा है वैसा उतरेगा, और यहाँ पे -4 है जैसा है वैसा ही यहाँ पे नीचे में भी आएगा। हमें सिर्फ छूना किसको है? हमें छूना है सिर्फ -3x को। इसी के साथ हमें जो भी चेंजेस करना होता है वो हम किसके साथ करते हैं? -3x के साथ। समझना ना कैसे चेंज होगा। देखो अगर हम इसको हल करेंगे, मतलब इसको अगर हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो उन दोनों को गुणा करने पे 4 प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 3 प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सी संख्या ले सकते हैं? देखें 4 प्राप्त करने के लिए तो हम यहाँ पे 4 गुणित अगर 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस लगा है तो हमें क्या करना है? इन्हें माइनस में लाना है। ठीक है, क्या करना है? यहाँ पे जो मान है उसको किस में लाना है? माइनस में। तो माइनस में लाने के लिए इसे कौन से संख्या डिसाइड करवाता है कि कौन सा किस में माइनस लगेगा, बड़ा में या छोटा में? तो आपको आ जाना है अब दूसरे पद में। यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि कौन से में माइनस लगेगा। तो देखो ये क्या है? -3 है। इसका मतलब ये है कि बड़ा जो संख्या है उसमें माइनस लगेगा और छोटा जो रहेगा वो प्लस में रहेगा। तब ये क्या हो जाएगा? तब ये माइनस में प्राप्त होगा। समझ में आ गया? चलो आगे देखें। अब -4 और +1 कर लेते हैं तो -3 आ रहा है। देखो आ गया -3। इसका मतलब क्या है कि जो मध्य वाला पद है उसके स्थान पे हम ये वाला मान रख सकते हैं। किसके स्थान पे? जो 3 है उसके स्थान पे हम ये मान रख सकते हैं। समझ में आ गया? इसे हमें कुछ नहीं करना होगा। क्यों नहीं करेंगे इसको कुछ? इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे हम प्रूव करने के लिए कि ये मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हमेशा हम मध्य पद में यही वाला मान रखेंगे, प्लस माइनस वाला। ठीक है, तो देखो इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा -4। इसके साथ क्या है? x है तो x से गुणा कर दो। फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 1 है, 1 के साथ x से गुणा करोगे क्या होगा? x का x आएगा। दो हिस्सों में इसे बांट लो। हमने दो हिस्सों में इसे बांट लिया। अब देखो यहाँ पे जोड़ा बन गया। दोनों में से क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है? जो दोनों में सेम हो उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ निकालना। तो दोनों में सेम क्या है? x बाहर निकल गया, x यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। प्लस यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या है बाहर निकल रहा है? कुछ नहीं, मतलब 1। तो 1 को बाहर निकाल दो और x -4 ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि इसे हम एक बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार उतारना है आपको। तो x -4 एक बार उतार लिए। अब यहाँ पे जो बचा है कोष्टक के बाहर में उसको लिख लेते हैं। तो x बचा है प्लस 1 बचा है, इसको दूसरे कोष्टक में लिखते हैं x + 1। यही क्या है? हमारा आंसर है। समझ में आ गया? तो गुणनखंड कितना निकला? x² - 3x - 4 का गुणनखंड आया x - 4 x + 1 यहाँ पे प्राप्त हुआ। समझ में आया? चलो आगे देखें। अब आप लोग दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न आप लोग बना के देखना। ये आप लोगों की होमवर्क है। जब तक कि आप बना के नहीं देखोगे तब तक के आपसे गुणनखंड के प्रश्न नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग एक बार कम से कम बना के देखना। चलो डायरेक्ट अब आते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न में। पांचवा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे टी दिया है, तो टी दिया है तो इसे कैसे हल करें, इसलिए यहाँ पे मैं इस प्रश्न को बता देता हूँ। पर बनाने के तरीके एकदम सेम वही रहेगा जो मैं पहले ही मतलब इससे पहले वाले जो प्रश्न को मैंने हल किया सेम टू सेम वैसे ही आपको भी हल करना है, इसको भी। तो चलो इसको भी हल करें। तो यहाँ पे पहला और तीसरा को हमें कुछ नहीं करना है, तो हम उतार देते हैं इसको। ठीक है, हमने इसे उतार दिया। हमें जो भी चेंजेस करना है उसके किसके साथ करना है? -4t के साथ। अब देखो -4t को अगर हम चेंज करेंगे तो हम इसे इस प्रकार से तोड़ेंगे कि दोनों को गुणा करने पे 21 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो सकता है? तो देखो अगर मैं इसे 7 और 3 में तोड़ता हूँ तो कितना होगा? 21 आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस में है, ध्यान देना माइनस में है। तो माइनस को डिसाइड कौन करेगा? ये वाला पद को देखना है आपको। तो देखो ये बड़ा जो है वो माइनस में रहेगा, छोटा जो है वो किस में रहेगा? प्लस में। तो बड़ा संख्या क्या है? 7 है, 7 माइनस में, और छोटा संख्या क्या है? 3, ये प्लस में रहेगा। तो ये हो गया -21। देखो आ गया, ये प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 7 + 3 करना है। तो कितना प्राप्त होना चाहिए? -4। देखो -4 प्राप्त हुआ। तो मतलब क्या है? ये वाला हमें कहीं भी
कहीं भी नहीं ले जाना है। कौन से वाले मान को? इसे हमें कहीं नहीं ले जाना है। क्यों? क्योंकि ये वाला सिर्फ हमें इसे प्रूफ करने के लिए होता है। तो देखो -21 यहाँ पे प्रूफ हो गया है। अब हमें जो भी करना है वो ये वाले पद के साथ करना है। ये वाला हम यहाँ पे रखेंगे बीच वाले में। तो जब हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो ये मान हमें प्राप्त होगा। तो ये हो गया -7 और इसके साथ t है तो t का गुणा कर दो +3 और ये t हो जाएगा। जोड़ा बना दो, ये दोनों का जोड़ा बन गया। ये हो गया t, हमने उभयनिष्ठ निकाला, दोनों में t है इसलिए, और t यहाँ पे बचेगा और -7 हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे दोनों में 3 है और 21 है। ठीक है, मतलब 3 के पहाड़ा में ये भी आता है, 3 के पहाड़ा में ये भी आता है। 3 को बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या? t-7 बचेगा। दोनों में देखो t-7 दोनों में है इसलिए दोनों को एक बार लिखेंगे और जो बचा है उसको दूसरे कोष्ठक में t+3। तो ये क्या है? इसका आंसर है। इसका गुणनखंड कितना आया? इतना आया। समझ में आ गया? चलो आगे देखें, छठवां प्रश्न देखते हैं। हो सकता है आपको छठवां प्रश्न भी कठिन लगे, तो कैसे हल करना है? तो देखो -y² + 35y + 156, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो हमेशा अभी तक हमने बनाया प्रश्न उसमें प्लस में था, ये माइनस में है, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं। क्या करना है? इसको बाहर निकाल लेते हैं माइनस को। तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ तो ये बचेगा क्या? यहाँ पे y², जहाँ जहाँ पे जो चिन्ह है ना, अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो उसके चिन्ह में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो ये माइनस में था तो प्लस में होगा कोष्ठक के अंदर में, ये किस में है? प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये भी प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से चिन्ह क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे संख्या बहुत बड़ा है तो इसको हम 2 हिस्सों में कैसे तोड़ेंगे? मतलब इसको हमें 2 हिस्सों में तोड़ना है तो दोनों को गुणा करने पे 156 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 35 आना चाहिए। तो इसका एक और ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको इस तरह से करना है 156, इसको गुणनखंड कर देना है। 4 से मैं करता हूँ तो ये हो जाए 4 × 12 और 4 × 36। फिर यहाँ पे 39 से कर दो एकम। तो देखो हमने इसे 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए क्या कर दिया? गुणनखंड कर दिया। देखो आसानी से गुणनखंड हो गया। तो अब यहाँ पे 39 गुणित कितना करेंगे? 4, तो कितना आ जाएगा? 156, मतलब 156 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में है, तो माइनस में है तो माइनस कौन डिसाइड करता है? ये वाला। तो ये बता रहा है कि बड़ा जो संख्या है वो माइनस में रहेगा, छोटा जो है प्लस में, तो ये माइनस में प्राप्त हो गया। अब इसे 39 + 4 कर दो तो कितना हो जाएगा? -35 प्राप्त होगा। देखो -35 प्राप्त हो गया, तो ये भी प्रूफ हो गया। यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया इसे, लेकिन हमें लिखना क्या होता है? हमें ये वाला लिखना होता है। तो इसके बीच वाले हिस्से में हमें ये मान लिखना है। तो चलो आगे हल करें। तो यहाँ पे मंडला कोष्ठक ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हो गया y², यहाँ पे कितना लिखना है? 39y और +4 और यहाँ पे y -156। ये रहा, जोड़ा बना लो, इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में से उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा? y निकल जाएगा यहाँ पे, तो y यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 39 बचेगा। प्लस यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे बाहर निकल सकता है तो ये हो जाएगा y माइनस यहाँ पे 39 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा y -39 दोनों में इसलिए, और यहाँ पे जो बाकी है उसको दूसरे कोष्ठक में लिख लेते हैं। ये रहा दूसरे कोष्ठक में। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे मैं बगल में बता रहा हूँ, ये 39, ठीक है, ये माइनस आपको लेना है और यहाँ पे y +4, तो ये क्या है? आपका आंसर है, यही गुणनखंड है। ठीक है, ये आंसर जो हमें प्राप्त हुआ है माइनस, यहाँ पे देखो माइनस रहेगा ना, y -39 और y +4 जो है ये इसका आंसर है। समझ में आ गया? तो इस तरह से छठवां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब ऐसे प्रश्नों को देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए टफ हो सकता है। तो देखते हैं सातवां प्रश्न। देखो सातवां प्रश्न हो सकता है आप लोगों के लिए टफ हो सकता है, तो देख लेते हैं कैसे टफ हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है इस बार 7x² -2x यहाँ पे 5 दिया है। अब यहाँ पे मैं इसे टफ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो अभी तक हमने जितने भी प्रश्न बनाए हैं उसमें सिर्फ x अकेला था। x के साथ कोई संख्या गुणा था क्या? नहीं था। तो कोई भी संख्या अगर गुणा नहीं था तो आप उसे आसानी से बना पाए। लेकिन इस बार क्या है? इस बार इसके साथ 7 जो है वो गुणा के रूप में है। तो कैसे बनेगा? तो सिंपल सा है, इन दोनों को गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। ये आ गया 35। ठीक है, 35 का अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड कर दो इसका। तो 5 से मैं करता हूँ तो 5 के पहाड़े में आता है 5 सत्ते और 7 एकम, कितना हो गया? 5 सत्ते 35, तो 7 और 5 आ गए यहाँ पे। 7 गुणित 5 कितना हो जाएगा? 35। अब देखो
ये ध्यान देना है ना आपको, हम इन दोनों को गुणा किए तो कितना प्राप्त हो 35। अब 35 में देखो ये वाला क्या है माइनस में है, और यहाँ भी देखो क्या है माइनस में है, तो बड़ा वाला क्या रहेगा माइनस में रहेगा और छोटा किस में रहेगा प्लस में। तो यहाँ पे आ गया 35 आ गया। ठीक है, ये क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। ये प्रूफ आपको कहाँ पे करना है, यहाँ पे इन दोनों को जब गुणा करते हैं तब ये प्रूफ हुआ। यहाँ पे 5 आपको नहीं लाना है, ध्यान देना क्या लाना है आपको 35। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तब ये 35 प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों को इस तरह से बनाना है आपको। तो कितना प्राप्त हो गया 35, तो ये प्रूफ हो गया 35 आ गया। तो -35 यहाँ पे माइनस चिन्ह ठीक है, और ये 35 यहाँ पे सिद्ध कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें ये बीच वाले हिस्से ला के देखना है। तो ये -7 + 5 बराबर कितना हो गया -2। तो हमें इसे यहाँ पे रखना है। अब तो ये 7x² जैसा वैसा रहेगा, इसको भी आपको नहीं छूना है, हमें सिर्फ लिखना क्या है बीच वाले हिस्से में ये मान लिखना है। तो ये हो गया 7x + 5x हो जाएगा। जोड़ा बना लो दोनों का। तो यहाँ पे इस जोड़े से क्या निकल सकता है, यहाँ पे इस जोड़े से निकल सकता है 7 भी निकल सकता है और x भी निकल जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ x - 1 बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो दोनों में क्या है 5 है, तो 5 को बाहर निकाल लो और यहाँ भी बचेगा x - 1 बचेगा। यहाँ पे x - 1 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, और जो यहाँ पे है कोष्ठक के बाहर ये भी कोष्ठक के बाहर, दोनों को दूसरे कोष्ठक में अलग से लिखते हैं 7x + 5। यही क्या है इसका आंसर है। समझ में आया। चलो अगर समझ में नहीं आया होगा ये प्रश्न तो आगे वाले प्रश्न में आपको समझ में और आ जाएगा। ये 8वां देख लेते हैं। 8वां क्या है 12x² - 24 x दिया है और +12 यहाँ पे दिया हुआ है। क्या करेंगे, इन दोनों को पहले गुणा कर देंगे। 12 कितना होता है 144, तो यहाँ पे आ गया 144 आ गया। गुणनखंड कर दो, तो 12 से ये जा रहा है तो ये हो गया 12, 12 फिर ये 12, तो ये हो गया 12 × 12। 12 × 12 कितना हो गया 144 आ गया। देखो 144। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में कि माइनस में, प्लस में है तो ये प्लस में है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि दोनों जो है वो किस में रहेगा, मतलब चिन्ह जो है किस में रहेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये वाला संख्या। तो देखो ये माइनस में है, तो अगर मैं इसको भी माइनस करता हूँ इसको भी माइनस करता हूँ, माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस में आएगा। तो दोनों इसे हम माइनस में लेंगे तभी ये प्लस में आएगा। अब दोनों को कर देते हैं यहाँ पे -12 और ये -12 कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे -24 आ गया, इसका मतलब क्या है इसके स्थान पे हम रखेंगे -12 और -12 रखेंगे। तो ये हो गया एक मिनट क्या है 12x है, और ये हो गया 12 -12x और -12x + 12। इस तरह से आपको लिखने हैं। समझ में आ गया। ये हमने किया, ये यहाँ पे प्रूफ कर दिया। देखो 12 × 12 144 आ गया, और यहाँ पे जो चिन्ह है वो ये प्रूफ कर रहा है। समझ में आ रहा है। जोड़ा बना दो, तो यहाँ पे 12 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, और क्या निकल रहा है x दोनों में है तो 12x निकल जाएगा ना। 12x उभयनिष्ठ निकल गया, बचा क्या x - 1 बचेगा। यहाँ भी 12 बाहर उभयनिष्ठ निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x - 1 बचेगा। दोनों में देखो x - 1 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, और जो कोष्ठक के बाहर में उसको एक साथ लिखेंगे और दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे 12x - यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर। तो आपको क्या लेना है, ये इसका आंसर में लेना है। समझ में आ गया। इस तरह से आपको बनाने। अगर आगे और इसको हल करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया x - 1 और दोनों में 12 को भी उभयनिष्ठ निकाल लो, तो ये हो गया x - 1 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। समझ में आ गया। चलो आगे देखें। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां आपसे बनेगा कि नहीं ये मुझे पहले बताओ। बन जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर आगे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप 9वां बना के देखो, 10वां बना के देखो। मैं डायरेक्ट आपको 11वां बताता हूँ। नहीं बनेगा तो अब हम देखेंगे उससे आगे, लेकिन आप एक बार ट्राई करना, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप बना के देखना। हो सकता है आपके लिए 11वां जो प्रश्न है वो ज़्यादा टफ हो सकता है, तो क्या करूँगा मैं 11वां को आपको बता देता हूँ। तो 11वां प्रश्न क्या है, देखो 11वां प्रश्न है 3y² + 9y + 6 √3 रहेगा। इसको आपको कैसे करना है, ऐसे प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजन भरा होता है, बहुत से लोगों से ये प्रश्न नहीं बनेगा। क्या करना है, सिंपल से इन दोनों को पहले गुणा कर देंगे। गुणा करो तो देखो ये आधा 3 है, ये आधा 3 है, आधा आधा दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा पूरा 3 बन जाएगा। तो ये पूरा 3 बन गया, और पूरा 3 का गुणा इसके साथ करो कितना होगा 6 × 3 6 12 36 18, तो ये हो जाएगा 18। 18 का अंडर रूट निकाल दो, मतलब गुणनखंड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 से करेंगे 3 छक्के और 6 एक काम, तो ये आ गया 6 × 3 प्राप्त होगा। दोनों को गुणा करेंगे तो 18 प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गया।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों में कौन सा चिन्ह लगेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये वाला पद डिसाइड करेगा। ये वाला पद देखो, इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो हमें प्लस में मान प्राप्त होना चाहिए। तो देखो ये दोनों अगर हम प्लस में रखेंगे, 6 को भी प्लस में रखो, 3 को भी प्लस में, तो 18 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या रहेगा, प्लस से प्राप्त हो रहा है, ये डिसाइड कर दिया। अब इसको 6 + 3 कर दो, कितना आना चाहिए, 9। तो देखो यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, 6 यहाँ पे 9 है और यहाँ भी 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके मध्य वाले हिस्से में कितना रखेंगे, 6 + 3 रखेंगे। चलो आगे हल करें। तो 3 √y² + 6y + 3y + 6 √3, जोड़ा बना दो, जोड़ा बन गया। चलो आगे हल करें। अब यहाँ पे देखो √3 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उभयनिष्ठ निकालना है। तो उभयनिष्ठ अभी यहाँ पे y बस निकलते हुए दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, इसको दो तरीके हल करने के, आप डायरेक्ट ऐसे भी हल करोगे तो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा सा काट के हल करोगे तो भी ये बन जाएगा। तो दो तरीके हैं। चलो मैं आपको अभी वाला जो बता रहा हूँ इसमें आपका आंसर जो है अलग आएगा और आपके गाइड में जो है उसमें अलग आएगा। तो मैं दोनों विधि से आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, पहले हम सिंपल विधि से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों में से उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा, दोनों में से उभयनिष्ठ निकल जाएगा यहाँ पे y, दोनों में है तो y निकाल लो। दो अलग अलग आंसर प्राप्त होगा ना, यहाँ पे y निकालो और दोनों सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y को उभयनिष्ठ निकाल लिया, √ यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे y, फिर यहाँ पे देखो क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 बच गया। अब यहाँ पे प्लस लगाना है, यहाँ पे इन दोनों में से क्या बाहर निकल सकता है। तो देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये इसे हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में बांट लेंगे। तो ये √3 और √3 आधा आधा होके क्या हो जाएगा, देखो 3 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आधा और आधा, दो भागों में बना लिए। तो इसको हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं √3 और √3y + 6 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया y √3y + 6, और यहाँ पे इसे जब दो हिस्सों में बांटे तो यहाँ पे देखो दोनों में से उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा, √3 बचेगा, क्या एक √3 और y बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। समझ में आ गया। देखो दोनों में जोड़ा क्या बना रहा है, ये बना रहा है √3y + 6, दोनों में सेम है तो इसको हमने यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं और बचा क्या, बचा है y + √3। ये इसका एक आंसर हो गया। देखो लेकिन ये आपके बुक में जो गाइड है उसमें ये आंसर नहीं देगा, लेकिन ये भी 100% सही आंसर है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रिक चेंज कर दिया है, ट्रिक चेंज करने पे आंसर अलग आ रहा है। अब देखो जो आपके गाइड में आया ना उसको कैसे निकाला होगा, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो इसको देखते हैं, 3 √3y² प्लस यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो 6 है ना इसको इसने तोड़ा है। कैसे किया है, 6 को ये 2, फिर √3, 2 × 3 होगा ना, पहले आप ध्यान देना, 2 × 3 होगा, 6 को तोड़ेंगे तो ये 2 जैसा है वैसा रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, √3 और ये √3, इस तरह से इन्होंने बांटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 √3 और 2 √3y, इस तरह से इसे बांट दिया। इसके बाद क्या किया इन्होंने, 3y जैसा वैसा रहने दिया। इसके बाद यहाँ पे 6 जो है और √3 है, ये जैसा वैसा उन्होंने रहने दिया। ठीक है, यहाँ पे 6 को भी दो हिस्सों में तोड़ लिया गया है, तो मैं यहाँ पे नीचे में लिख लेता हूँ √3y² + 2 √3 y + 3y प्लस इसको दो हिस्सों में तोड़ेगा तो क्या होगा, 2 × 3 हो जाएगा ना, और यहाँ पे √3 आ जाएगा। चलो जोड़ा बनाए, ये जोड़ा बन गया। इस जोड़े में देखो क्या क्या बाहर निकल रहा है, यहाँ पे √3 है, y है, तो इन दोनों से बाहर निकल गया, ये रहा। ठीक, बचा क्या, y बस बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस 2 √3 बचेगा। यहाँ पे देखो इस जोड़े से क्या बाहर निकल रहा है, तो इस जोड़े से 3 बाहर निकल रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 बाहर निकालो, बचेगा क्या, y बचेगा और यहाँ पे 2 √3 बचेगा। ये जोड़ा देखो दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, एक बार लिखेंगे और यहाँ पे √3y और +3 जो बाकी है उसको दूसरे कोष्ठक में लेंगे। तो ये आंसर आपके गाइड में आया होगा, देखना। पर दोनों क्या है, सेम है। और 12वां जो प्रश्न आप लोग बना के देखना, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना, आपसे बन जाएगा। इस तरह से ये पूरा प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गया।